हेलो स्टूडेंट, आपको ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम लोग आज केंद्रीय बैंकिंग के बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले ये भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आप सभी जानते हैं, जिसकी स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। हम लोग सभी जानते हैं कि ये आरबीआई का जो गठन हुआ था उसमें से 5 करोड़ अधिकृत पूंजी यानी शेयर, जो हम लोग पिछले क्लास में कुछ पढ़ चुके हैं कि शेयर क्या होता है, से हुई थी। उसके उपरांत भारत सरकार ने 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अब हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि केंद्रीय बैंक की परिभाषा क्या है, किसको कहते हैं केंद्रीय बैंक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत सारे अर्थशास्त्री ने इसको परिभाषित किया है। इसमें से कुछ है, जैसे वेरा स्मिथ के द्वारा ये कहा गया है कि केंद्रीय बैंक वह बैंक है जिससे कोई एक बैंक करेंसी या नोट जारी करता है। यानी कि हम मोटे तौर पर ये कह सकते हैं कि केंद्रीय बैंक नोट जारी करता है। कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं कि केंद्रीय बैंक वह बैंक है जो साख को नियंत्रण करता है। बहुत सारे अर्थशास्त्री यह भी कहते हैं कि केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति को नियंत्रण करता है। यानी कुल मिला के हम लोग ये कह सकते हैं तो केंद्रीय बैंक वह बैंक है जिसके द्वारा सरकार के बैंकिंग कार्यों को करता है, मौद्रिक नियंत्रण करता है तथा देश में वित्तीय स्थिरता को लाने का प्रयास करता है। इसके बाद भी मैं इस वीडियो के अलावे मैं आपको एक नोट्स दूंगा जो पढ़ लीजिएगा इसमें कि इसका और भी डेफिनेशन क्या हो सकता है। छात्रों, केंद्रीय बैंक से 2 सवाल पूछे जाएंगे। इसमें सबसे पहला सवाल ये होगा कि केंद्रीय बैंक का काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। और दूसरे जो सवाल पूछे जाएंगे वो होंगे केंद्रीय बैंक क्रेडिट कंट्रोल कैसे करता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि केंद्रीय बैंक का काम क्या है। तो छात्रों, सबसे पहला केंद्रीय बैंक का काम है नोट छापने का अधिकार। दूसरे भाषा में हम ये कह सकते हैं कि करेंसी का नियामक, द इशूइंग नोट्स पावर या रेगुलेटिंग ऑफ करेंसी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिजर्व बैंक को 1 रुपये के सिक्के और नोट के छोड़ के भारत में जितने भी तरह का करेंसी है, इसको छापने का अधिकार आरबीआई के पास है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जितने भी करेंसी 1 रुपया के सिक्के और नोट के छोड़ के जितने भी कागजी करेंसी है, इसको छापने का अधिकार आरबीआई का है। अब आप ये जानना चाहेंगे कि ये किस आधार पर छापता है नोट, इसका कोई बेस होना चाहिए या इसका कोई वजह होगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में नोट छापने का अधिकार मिनिमम रिजर्व सिस्टम के द्वारा अपनाया जाता है, जिसमें एक मिनिमम रिजर्व रखना पड़ता है आरबीआई को, जिससे कि वो नोट छाप सके। तो हम लोग सभी जानते हैं कि मिनिमम रिजर्व कितना है। आरबीआई को नोट छापने से पहले कम से कम 200 करोड़ के नकदी रखना पड़ता है, जिसमें से 115 करोड़ स्वर्ण मूल्य यानी सोने का मूल्य होना चाहिए और इंडियन करेंसी, और बाकी जो 85 करोड़ है वो विदेशी प्रतिभूति यानी हम लोग कहते हैं विदेशी फॉरेन करेंसी। जैसे आप लोग जानते हैं फॉरेन करेंसी डॉलर है, दिनार है वगैरह है, इस तरह से रखना पड़ता है। लेकिन यूनिवर्सल जो फॉरेन करेंसी है डॉलर है। तो इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि आरबीआई का जो मेन फंक्शन है, सबसे मुख्य फंक्शन है, वो है नोट छापने का अधिकार। और भारत मिनिमम रिजर्व सिस्टम द्वारा नोट छापने का अधिकार प्राप्त करता है, जो अभी हम आपको बता चुके हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि आरबीआई का दूसरा फंक्शन क्या है।
तो दूसरा फंक्शन है आरबीआई का, सरकार के बैंकर के रूप में ये काम करता है, फिस्कल एजेंट के रूप में काम करता है और परामर्श देता है सरकार को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये सरकार के बैंकर कैसे है। हम सभी जानते हैं कि केंद्रीय बैंक अपने सरकार का बैंक होता है, जो कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि सरकार अपना पैसा आरबीआई के पास रखता है। बैंकर तो यही ना हुआ, जैसे हमारा बैंकर कौन है, तो हमारा बैंकर एसबीआई है, हम एसबीआई के पास पैसा रखते हैं उदाहरण के तौर पर। इसी तरह या अन्य कमर्शियल बैंकों में अपना पैसा रखते हैं। इसी तरह आरबीआई भी सरकार का पैसा रखता है, लेकिन याद रखिएगा, जब सरकार आरबीआई के पास अपना पैसा रखता है, इस पे सरकार को पैसा रखने के एवज में आरबीआई किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं देता है। जबकि हम लोग एसबीआई में पैसा रखते हैं या अन्य बैंकों में, तो हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो ये सरकार के बैंकर के रूप में काम करता है। और ये सभी राज्यों में एक एक आरबीआई का क्या है, मुख्यालय है, और सभी राज्य सरकारें या केंद्र सरकारें आरबीआई के पास अपना पैसा रखता है। तो ये सरकार का एक बैंकर के रूप में काम करना हुआ। दूसरा है केंद्रीय बैंक सरकार के जमा रुपये पर कोई ब्याज नहीं देता है, और केंद्रीय बैंक सरकार को अल्पकालीन ऋण भी देता है, जो 90 दिनों के लिए होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आरबीआई क्या करता है कि सरकार को अल्पकालीन ऋण देता है, जो 90 दिनों के लिए होता है। यानी 90 दिनों में सरकार को आरबीआई के पास पैसा लौटाना होता है। दूसरा, इसमें हम लोग आगे देखते हैं तो और क्या काम है, वह सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदता और बेचता भी है। अब बताइए प्रतिभूति क्या, सिक्योरिटी क्या है। तो हम लोग पिछले क्लास में भी ये पढ़ चुके थे कि सिक्योरिटी क्या है। ये अगर किन्हीं को इस तरह का कोई सवाल हो तो फिर आप सीधा फ़ोन करके या फिर आप गूगल क्लासेस में पूछ सकते हैं, जो हम कुछ शब्द वालियाँ हैं वो समझ में नहीं आए। तो ये सरकार के प्रतिभूति खरीदता है और बेचता है और उन पर ब्याज देता है, इस तरह का काम भी करता है। इस प्रकार वह समस्त ऋणों का प्रबंध करता है। कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि सरकार का एक तो बैंकर का काम करता है, दूसरा ये है कि ये ऋण मुहैया कराता है, अल्पकालीन ऋण मुहैया कराता है सरकार को, और सभी प्रकार का जो ब्याज सरकार लेती है वो ब्याज भी आरबीआई प्रबंध कराता है। दूसरा है कि ये परामर्शदता का काम करता है, परामर्श देना। जैसे आप सभी जानते हो किसी को सजेशन देना, परामर्श देना, तो यही है, परामर्श देता है। यानी सरकार को यह परामर्श देता है कि अर्थव्यवस्था कैसे स्थिर हो। मान के चलते हैं कि अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन हो गया, मुद्रास्फीति, कीमत बढ़ गया, तो कीमत बढ़ गया तो उसमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो सरकार आरबीआई से सजेशन लेता है। यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि आरबीआई सरकार को सजेशन देता है कि किस तरह का नीति अपनाया जाए जिससे इन्फ्लेशन कम हो। इसी तरह से मंदी के स्थिति में भी सरकार को सजेशन दिया जाता है। एक टर्म आता है करेंसी अवमूल्यन, तो हम आगे के क्लास में करेंसी अवमूल्यन पढ़ेंगे जिसमें एक्सचेंज रेट में, लेकिन मोटे तौर पर हम लोग अवमूल्यन क्या है, यानी अवमूल्यन का अर्थ होता है डिवैल्यूएशन, इंग्लिश में कहते हैं, जो कि अपने करेंसी को विदेशी करेंसी से कीमत को उसके कम करना, जनरली हम लोग वही समझते हैं। और दूसरा जो सजेशन देता है कि वित्त घाटे का जो वित्त व्यवस्था है उसको कैसे किया जाए। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि केंद्रीय बैंक सरकार को ये सजेशन देता है कि देश की अर्थव्यवस्था कैसे बैलेंस में रहे, सुदृढ़ रहे, जिसमें इन्फ्लेशन, मंदी, करेंसी अवमूल्यन या घाटे की वित्त व्यवस्था या और भी बहुत सारे चीज़ हो सकते हैं जो आरबीआई या केंद्रीय बैंक भारत सरकार को परामर्श देती है। अब हम लोग ये देखते हैं कि तीसरा काम क्या है इसका। तो तीसरा काम है कमर्शियल बैंकों को नकदी रिजर्व को ये रखता है। जैसे कि हम पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं कि कमर्शियल बैंक का
क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है। तो आप लोग सभी जानते हैं कि क्रेडिट क्रिएशन में जो सबसे बड़ी बाधा क्या है, रिजर्व रेशियो, जो हर एक बैंक आरबीआई एक्ट के तहत ये निर्धारित होता है कि कितना रखना है। जनरली हम लोग देखते हैं कि आरबीआई ये निर्धारित किया है कि 0 से 20% के बीच में कमर्शियल बैंक को रिजर्व रिक्वायर्ड रेशियो रखना है नकदी का। उदाहरण के तौर पर मान लिए आपने 100 रुपया कमर्शियल बैंक में जमा किया एसबीआई में, तो वो क्या करेगा कि 20% यानी 20 रुपया आपका रख लेगा और 80% से वो क्या करेगा, बिजनेस करेगा। और वो 20% जो है ये आरबीआई के पास जमा रहता है, यानी आरबीआई के निर्देशानुसार जमा रहता है। तो ये आरबीआई का जो मुख्य काम क्या है, ये रिजर्व रिक्वायर्ड रेशियो को, नकदी रिजर्व रेशियो को रखवाला करता है कि भाई कोई भी ग्राहक है तो उसको आप 20% रिजर्व कैसे रखेंगे, ये आरबीआई उसको निर्देशित करते रहता है। और इसके माध्यम से वो क्या करता है कि जो कमर्शियल बैंक का क्रेडिट क्रिएशन है उसको कंट्रोल करता है। और ये जो रिजर्व रिक्वायर्ड रेशियो जो बैंकों के पास होते हैं, जो आरबीआई गाइडलाइन करता है इस पे, और आरबीआई के पास भी रहता है, इसको ज़रूरत पड़ने पे खर्च किया जाता है। जैसे आपात का स्थिति हो गया, संकट की स्थिति हो गई, या बहुत मौसम खराब हो गया, फसल नहीं हुआ, इत्यादि कामों में ये रिजर्व रिक्वायर्ड रेशियो को आरबीआई यूज कर सकता है। तो इस तरह से इसका ये तीसरा काम है। चौथा है अंतिम ऋणदाता, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। अंतिम ऋणदाता यानी जो कहते हैं कि अंतिम रूप से ऋण देता है। केंद्रीय बैंक कमर्शियल बैंकों को हुंडी दलालों तथा व्यापारियों या अन्य वित्तीय संस्थाओं को ये ऋण मुहैया कराता है। किसको किसको ऋण मुहैया कराता है? तो सबसे पहला तो कमर्शियल बैंक को ऋण देता है, हुंडी दलालों को ऋण देता है, व्यापारियों को ऋण, या अन्य वित्तीय संस्थाओं, यानी जो भी ऋण देगा वो वित्तीय संस्था को देगा, प्राइवेट व्यक्ति को ऋण नहीं देगा। ये समझ लीजिए, इसमें ऋण प्रदान करता है। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि केंद्रीय बैंक संकट की स्थिति में मुद्रा साख मांग को भी पूरा करता है। अब मान के चलते हैं कि अभी लॉकडाउन हो रखा है, तो लॉकडाउन में क्या है कि डिमांड कम है, सर्कुलेशन ऑफ मनी लोगों के पास कम है, क्योंकि लोग रोजगार छिन गया है, तो पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, तो वो खाने की वस्तु भी नहीं खरीद रहे हैं। तो आरबीआई ने क्या किया, 1,50,000 करोड़ रुपया का वो बैंकों को दे दिया कि भाई आप पब्लिक के हाथ में पैसा दीजिए, जिससे क्या हो, मांग बना रहे। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि केंद्रीय बैंक संकट की स्थिति में, जैसा कि अब ये देख रहे हैं कि संकट की स्थिति है, तो संकट की स्थिति में कमर्शियल बैंक को ये ऋण मुहैया कराता है ताकि मार्केट में मनी का सर्कुलेशन बढ़ा रहे और डिमांड बना रहे। हम लोग पिछले क्लास में भी इस तरह का जिक्र कई बार कर चुके हैं। नेक्स्ट जो आरबीआई का मुख्य काम है, विदेशी विनिमय में रिजर्व की रखवाली तथा प्रबंधन करना। अब विदेशी विनिमय रिजर्व, जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी देश में जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो अति आवश्यक है। और ये विदेशी मुद्रा भंडार हमारे यहाँ कैसे आता है, तो हम रुपये से खरीदते हैं विदेशी मुद्रा को, जैसे पैसे से डॉलर को खरीदना। तो इस तरह का काम कौन करता है? केंद्रीय बैंक करता है। यानी केंद्रीय बैंक देश का विदेशी विनिमय रिजर्व रखता है तथा उसका प्रबंध करता है। अब मान के चलते हैं कि उदाहरण के तौर पर कोरोना से लड़ने के लिए हमको चीन से दवाई चाहिए या अन्य देशों से दवाई चाहिए, तो हम कैसे लेंगे, कैसे खरीदेंगे? तो हमारे पास विदेशी मुद्रा रहना चाहिए। तो इस तरह से आरबीआई क्या करेगा, सरकार को विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराएगा और सरकार उस विदेशी मुद्रा से चीन से हम लोग दवाई मंगा लेंगे। तो ये प्रबंध भी कौन करता है? आरबीआई करता है। दूसरा है कि सोने का खरीद बिक्री, यानी बहुत सारे देश में दो चीज़ का प्रचुरता होना चाहिए इकोनॉमी बूस्टअप के लिए। सबसे पहला है विदेशी भंडार, किसका? फॉरेन करेंसी।
और दूसरा है सोने का। तो सोने का जो खरीद बिक्री है वो भी आरबीआई करता है, यानी सोने का खरीद बिक्री आरबीआई करता है, और दूसरा विदेशी करेंसी का भी खरीद बिक्री आरबीआई करता है। और हमें कितने में डॉलर खरीदना है, कितना डॉलर खरीदना है, कितना विदेशी मुद्रा खरीदना है, इसका निर्धारण भी आरबीआई करता है। इसका इसी में हम लोग और कहें तो इसका ये भी फंक्शन हो सकता है कि जैसे आयात, निर्यात, व्यापार इत्यादि के लिए हमारे देश में विदेशी मुद्रा चाहिए, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि हम तेल आयात करते हैं, खाद आयात करते हैं, बहुत सारे चीज़ का आयात करते हैं, तो उसके लिए विदेशी मुद्रा चाहिए। तो ये सारे विदेशी मुद्रा आरबीआई हमें उपलब्ध कराती है, यानी सरकार को उपलब्ध कराती है। साथ ही साथ आप लोग सभी जानते हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF जो होता है एक शॉर्ट टर्म ऋणदाता है, और वो सीधे आरबीआई से कनेक्ट होता है। 7वां पॉइंट है शाख का नियंत्रण। शाख का नियंत्रण। अब क्रेडिट कंट्रोल कैसे होगा? तो जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल कैसे करता है। तो जो रिजर्व रिक्वायर्ड रेशियो जो अभी हम बताए थे 0 से 20% है, उसको घटा बढ़ा के कमर्शियल बैंकों का क्रेडिट क्रिएशन पे कंट्रोल करता है। मान के चलते हैं कोई बैंक है, ABCD बैंक मान के चलते हैं, उसका रिजर्व रिक्वायर्ड रेशियो 10% है। मान के चलते हैं मुद्रास्फीति हो गया, तो वैसे स्थिति में क्या करेगा आरबीआई, वो 10% के जगह बोलेगा कि आप 15% कर दीजिए। इससे क्या होगा कि एग्जाम्पल के तौर पर 100 रुपया जमा था, तो उसमें से 10 रुपया आरबीआई के पास जमा था और 90 रुपया का बैंक काम कर रहा था। लेकिन अब क्या होगा कि कमर्शियल बैंक सिर्फ 85 रुपया का ही बिजनेस कर सकता है और 15 रुपया जमा रख सकता है आरबीआई के पास। इससे क्रेडिट कंट्रोल होगा और क्रेडिट नियंत्रण होगा। क्रेडिट कंट्रोल 2 तरह का होता है, एक है मात्रात्मक और दूसरा है चयनात्मक। तो इसको हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि जो मात्रात्मक साख नियंत्रण करने के लिए जो मात्रात्मक है, जिसमें कि जैसे बैंक रेट हो गया, CRR हो गया, इस तरह का जो बहुत सारे मॉनेटरी टूल्स हैं, उनके माध्यम से हम लोग कंट्रोल करते हैं। और नेक्स्ट जो हम लोग कहते हैं कि गुणात्मक रूप से कैसे कंट्रोल करता है, तो गुणात्मक रूप से हम लोग ये देखते हैं कि जैसे लाइसेंस देना बैंक का, साख विस्तार का नियमन करना, बैंकों का हिसाब किताब रखना, बैंकों का ऑडिट करना, इस तरह से क्या करता है आरबीआई गुणात्मक रूप से क्रेडिट कंट्रोल करता है। नेक्स्ट जो आरबीआई का फंक्शन है वो है आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना। अब आरबीआई आर्थिक स्थिरता कैसे बनाए रखेगा, तो अभी हम लोग जान चुके हैं कि मान के चलते हैं कि इकोनॉमिक में, अर्थव्यवस्था में अगर बहुत सारा पैसे का सर्कुलेशन बढ़ गया है तो महंगाई बढ़ेगी, तो उसको क्या करना है, कम करना है। तो आरबीआई क्या करता है कि मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करता है, तो जिससे कि अर्थव्यवस्था स्टेबल रहे, यानी न ज़्यादा महंगाई हो न मंदी। मंदी की स्थिति में क्या करता है आरबीआई, जिसको कि हम लोग कहते हैं कि आसान मौद्रिक नीति को लागू करता है।